हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट जून के जितने भी एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका कवरेज लेने वाले, जिसमें मोस्टली हम द हिंदू में जो भी न्यूज़ थी तो वो हम कवर करेंगे। इसी तरीके से हमने लास्ट मंथ का मई का भी कुछ करंट अफेयर्स कवर किया था, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। तो एक काइंड ऑफ एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, तो वो प्लीज़ सभी कंटिन्यू करें। अगर पिछले वाला वीडियो आपने देखा नहीं है तो वो आप वीडियो सेक्शन में जाके 10 दिन पहले का कुछ वीडियो देख सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे भी फॉलो करके रखना सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको इवन नोट्स भी मिल जाएंगे इस लेक्चर के, एंड जो लिंक्स होती है लेक्चर्स की वो भी मिल जाएगी। इवन आप फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे, जहाँ पे हम स्पेशल क्लास सीरीज एक स्टार्ट कर चुके हैं रिसेंटली रिलेटेड टू वर्ल्ड मैपिंग। इस बार आपने देखा होगा काफ़ी सारे क्वेश्चन वर्ल्ड मैपिंग रिलेटेड आ रहे हैं, तो वो भी हम रिसेंट कवरेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं फिर जून के करंट अफेयर्स को, जिसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सामने देख रहे हो वो कवर करेंगे। आर्टिक आइस मेल्टिंग रिलेटेड होगा उत्तराखंड में, कुछ नेशनल पार्क न्यूज़ में है, कुछ रिवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है, मिजोरम की चितेलुई नाम से रिवर, वो न्यूज़ में रही है। देन कुछ स्पीसीज इन द न्यूज़ है, बस्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाटिक लायन, फिर साइक्लोन के बारे में भी कुछ हम देखने वाले हैं। उसके बाद इसराइल के कुछ वेस्ट बैंक के एरियाज न्यूज़ में थे, तो प्लेसेस इन द न्यूज़ में आ सकता है। देन आफ्टर दैट अगेन सेम मेयॉन वॉल्केनो, प्लेसेस इन द न्यूज़। स्वालबार्ड मिशन, स्वालबार्ड रीजन आता कहाँ पे, अगेन प्लेसेस इन द न्यूज़, ये कुछ हम देखेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारी न्यूज़ है, तो वन बाय वन स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रैपिड कवरेज रखेंगे, जिससे आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कवर होगी। तो प्लीज़ अगर किसी को फास्ट लगता है लेक्चर तो आप उसको स्लो करके भी देख सकते हो, और किसी को स्लो लग रहा है तो वो फास्ट करके भी देख सकते हैं, देयर इज़ नो इशू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तराखंड में अगर हम देखेंगे तो कुछ टाइगर्स की डेथ देखी गई है, कुछ कॉर्बेट नेशनल पार्क, कालागढ़ टाइगर रिजर्व एंड राजाजी टाइगर रिजर्व। तो जो भी टाइगर रिजर्व वगैरह न्यूज़ में, तो बस इतना याद रखो कि कौन से स्टेट में आते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद फिर वैसे ओवरऑल नेशनल पार्क अगर देखोगे तो टोटल 6 नेशनल पार्क आते हैं उत्तराखंड में, और जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं 4 और 2। तो 4 जो आते हैं वो थोड़ा हाई अल्टीट्यूड पे आते हैं, मतलब ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय के आसपास, जहाँ पे टाइगर नहीं मिलेंगे क्योंकि हाई अल्टीट्यूड रीजन है, स्नो लेपर्ड वगैरह मिल जाएंगे। जैसे गोविंद पशु विहार होगा, गंगोत्री होगा, नंदा देवी होगा, या वैली ऑफ द फ्लावर्स। तो ये एरियाज में आपको टाइगर वैसे नहीं मिलता है ना। जो भी टाइगर्स हो गए तो लो अल्टीट्यूड पे हो गए, मतलब कम हाइट पे हो गए, जैसे कि राजाजी नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट, जिसका रिसेंटली नाम रामगंगा वगैरह किया गया है, तो वहाँ पे आप इस टाइगर्स देख सकते हो। वहीं पे कुछ नंबर्स कम होते हुए देखे गए हैं, मतलब कुछ डेथ वगैरह देखी गई थी। एनीवेज, तो बस इतने नेशनल पार्क्स आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में है, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में रहे थे। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर आप इसकी डिटेल चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके मैंने कुछ नेशनल पार्क, ऑल टाइगर रिजर्व, ऑल नेशनल पार्क्स, ऑल रामसर साइट्स, ऑल बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि अभी नंदा देवी यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ऐसे हर एक प्रोटेक्टेड एरिया का बहुत डिटेल कवरेज लिया, आप वहाँ से भी आराम से इसको देख सकते हो। द नेक्स्ट इज द आर्टिक सी आइस मेल्टिंग, कुछ देखा गया है, और सभी जानते हो कि ये कुछ न्यूज़ नहीं है। वैसे तो काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि आर्टिक में या अंटार्कटिक में भी हो तो आइस मेल्टिंग देखने को मिला है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें पता होना चाहिए कि आर्टिक काउंसिल क्या है, आर्टिक सर्कल क्या है। तो बेसिकली आर्टिक सर्कल मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, यस दैट इज आर्टिक सर्कल रीजन। और इसी में जो कंट्रीज आती है पार्शली या कंप्लीटली, तो दैट विल बी मेंबर ऑफ द आर्टिक काउंसिल, जिसका इंडिया ऑब्जर्वर रहेगा, तो ये भी आप जानते हो। तो यहीं पे कुछ मेल्टिंग वगैरह देखा गया, और इससे कुछ डेटास अगर आप देखोगे तो आईपीसीसी का रिपोर्ट आप रेफर कर सकते हो। इवन मेंस में भी अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप इस रिपोर्ट के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो दे सकते हो। जैसे कि आईपीसीसी रिपोर्ट में बताया गया है कि कंटिन्यूस डिक्लाइन देखा गया है आर्टिक सी आइस में, लगभग वो सालाना अगर आप देखोगे 13% से डिक्लाइन देखा जा रहा है, मतलब आर्टिक का आइस लॉस होते हुए जा रहा है। तो बिल्कुल ये बात अगर कहीं पे भी आप देख सकते हो कि मेल्टिंग रिलेटेड अगर कोई आता है, स्नो या ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड आता है, सो यू कैन यूज दिस डेटा। इसको हम एक आर्टिक एम्पलीफिकेशन भी कहते हैं, कि जिसमें वेयर द चेंजेस इन सरफेस एयर टेम्परेचर एंड नेट रेडिएशन बैलेंस प्रोड्यूस लार्ज इफेक्ट एट द पोल, स्पेसिफिकली इन द आर्टिक रीजन। मतलब जो एब्जॉर्प्शन या हम बोलते हैं ना रिफ्लेक्शन, रेडिएशंस जो होते हैं सनलाइट,
तो जो इनकमिंग सनलाइट है, इंसोलेशन है, तो वो अगर प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो एरिया थोड़ा कूल रहेगा। अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो एरिया वार्म रहेगा। तो जैसे स्नो कवर्ड होगा तो तब तक रिफ्लेक्शन अच्छा बनेगा, मतलब एल्बेडो अच्छा बनेगा, राइट। तो एल्बेडो जो है तो वो अच्छा बनेगा, और क्योंकि यहाँ पे वाइट कवर्ड एरियाज है तो उतना रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। बट जितना आप यहाँ पे स्नो मेल्ट होते हुए दिखोगे तो उतना वाटर बॉडीज इंक्रीज होगी और थोड़ा एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, तो वार्मिंग और भी बढ़ेगा। तो ये सब इम्बैलेंसेस होते जा रहे हैं, और इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आइस जो है तो वो ये स्मेल्ट होते जा रहा है, रिडक्शन होते जा रहा है। एंड इवन वाटर अगर यहाँ पे होगा, वाटर एंड लैंड एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन एज कंपेयर्ड विद द आइस, है ना। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो, जिससे और भी वार्मिंग बढ़ सकता है। देन बाकी इम्पैक्ट क्या हो गया, आप सभी जानते हो, बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट होगा, सी लेवल राइज हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो सकते हैं, वेदर पैटर्न बदल सकता है। तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर ये मेल्ट होते जाएगा तो। इसलिए हमें डिफरेंट स्टेप्स इस पे लेनी होगी, और इसके रिलेटेड डिफरेंट UNFCCC के मीटिंग्स आप रेफर कर सकते हो, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज रिलेटेड अलग अलग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज चितेलुई रिवर, जो मिजोरम में आती है, जो कि एक सूख भी रही है, श्रिंक होते जा रही है, और दूसरा है कि इसमें पोल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन इस रिवर के अलांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। देन आफ्टर दैट आप देख सकते हो ऐजवाल, जो कि मिजोरम का कैपिटल है, वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जो कचरा वगैरह फेंका जा रहा है वो इस रिवर में भी अफेक्ट कर रहा है। इंक्रोचमेंट ओवर द रिवर, मतलब रिवर के आसपास सेटलमेंट्स बढ़ती जा रही है, एंड इवन सम ऑफ द बिजनेस और इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इसलिए इस रिवर को बचाने के लिए कुछ एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में, दैट इज़ ऑल, बिकॉज ऐसे बहुत बड़ी ये रिवर नहीं है। तो आपको बस एक जानकारी होनी चाहिए कि चितेलुई रिवर ये कहाँ पे आती है, दैट इज़ इन मिजोरम, कुछ ऐजवाल के आसपास हम ले सकते हैं। और इसका ओरिजिन जो है बांकवान रेंज ऑफ नॉर्थ ऐजवाल, इस पार्ट में ये कुछ ओरिजिनेट करती है, और वहाँ से फ्लो करती है। फिर आगे कितना किलोमीटर एक्सेट्रा दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट बस याद रखें कि क्या क्या इश्यूज़ है यहाँ पे, पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज एंड श्रिंकिंग, मतलब कम भी होते जा रही है। उसके बाद यहाँ पे बचाने के एफर्ट्स भी कुछ लोकल NGOs कर रहे हैं, जोराम रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। बाकी अपना वाटर पोल्यूशन एक्ट तो है ही, जिसमें कुछ और भी चीज़ें मेंशन की है कंजर्वेशन रिलेटेड। द नेक्स्ट इज द, इसमें आप एक एड ऑन कर सकते हो जो और इंटरलिंक करंट अफेयर्स कर सकते हो, रिवर सिटीज़ अलायंस। ये हमारा कुछ एक इनिशिएटिव है, रिसेंटली इसके काफ़ी सारे मीटिंग हो चुके हैं। नमामि गंगा मिशन या नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, इसके अंडर भी हम जो रिवर्स पे काफ़ी सारी सेटलमेंट्स है, सिटीज़ है, तो ऐसे सिटीज़ को लेके हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखना, रिवर सिटीज़ अलायंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन बिपारजॉय की वजह से देखा गया है कि कुछ जैसे हमने देखा, एक वीडियो मैंने कंडक्ट किया था, जो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन में, जिसमें काफ़ी डिटेल मैंने पूरा साइक्लोन बिपारजॉय भी डिस्कस किया है, एंड उसके पूरे साइक्लोन के मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे बिहेव करता है, और साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे एग्जैक्टली उसके मैकेनिज्म है, तो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की। बट एक ये जो सामने न्यूज़ दिख रही है वो इस साइक्लोन का जब लैंडफॉल हुआ, आप सभी जानते हो, वो जखाऊ पोर्ट जो है कच्छ के आसपास, गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास, वहाँ पे इसका लैंडफॉल हुआ, मतलब जहाँ पे ये टच हुआ, उसके बाद ये एक्सपांड होते होते रन ऑफ कच्छ हो, या फिर ऑलमोस्ट रन ऑफ कच्छ के नॉर्थ तक भी हम ले सकते हैं, या गिर नेशनल पार्क तक देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हुआ, इसलिए ये न्यूज़ थी। एनीवेज, बट आपको पता है कि एशियाटिक लायंस सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं, और सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही मिलते हैं, जहाँ पे अराउंड 700 के आसपास कुछ नंबर्स हैं, और नंबर काफ़ी, मतलब लास्ट ईयर्स में कुछ बढ़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ कम हो रहा है एक्सेट्रा। बट हाँ, कुछ डिसीजेस वगैरह फैलते हुए दिखे, एपिडेमिक्स वगैरह कुछ हुए थे यहाँ पे, बेबीसियस नाम से एक था, या टॉकटे साइक्लोन वगैरह जब आए थे तब कुछ ऐसे साइक्लोनिक की वजह से वेदर में, यहाँ पे क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं, तो कुछ डिसीज फैलते हुए दिख गए थे, है ना। तो वो थोड़ा सा आप नोट कर लेना बस। बाकी नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एशियाटिक लायन एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, वही याद रखो। एंड बाकी अफ्रीकन जो लायंस देखोगे तो वो तो फिर अफ्रीका में मिलेगी। एशियाटिक लायन अगर देखा जाए तो सिर्फ अभी इस इंडिया में मिलता है, एंड ऑब्वियसली एशियाटिक लायन ये थोड़े स्मॉलर होते हैं अफ्रीकन लायन के कंपैरिजन में। जैसे चीता आप देखोगे, अफ्रीकन चीता ये लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू यस एशियाटिक चीता, तो वैसे ही थोड़ा सा ये कंपैरिजन आप चेकआउट कर लेना। इवन एलिफेंट देखोगे तो अफ्रीकन एलिफेंट इज लार्जर एज कम्पेयर टू एशियाटिक एलिफेंट, ओके। तो सेम फैक्ट है, तो आप आराम से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज द गिर नेशनल पार्क। जैसे
ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, बट वहाँ पे कौन सी ट्राइब्स वगैरह है तो ये आपको पता होनी चाहिए। मलधारी ट्राइब, इस पर भी क्वेश्चन आके गया है, जो कि डोमेस्टिकेट करते हैं कैमल से। यहाँ पे मतलब डिफरेंट खराई नाम से कैमल्स आते हैं, तो इनको डोमेस्टिकेट करते हैं या नहीं है एक्सेट्रा, ऐसा कुछ क्वेश्चन 2017 के आसपास वगैरह कुछ आया था। ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो नेशनल पार्क के आसपास क्या क्या ट्राइब्स वगैरह है एक्सेट्रा। दैट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी, उनको भी कुछ धोखा बताया गया था इस साइक्लोन की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, हेवी रेनफॉल की वजह से। और ये तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, आप सभी जानते हो। सिर्फ बच चुके हैं तो वो थोड़ा बहुत गुजरात एंड जो हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क है, मतलब राजस्थान का पार्ट, बस वहाँ पे ही थोड़े बहुत बच चुके हैं। एंड वो भी लगभग अराउंड 10 to 15 के आसपास ही आप मैक्सिमम बोल सकते हो। तो इसलिए ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। पहले पाकिस्तान में भी हुआ करते थे, इवन अदर पार्ट ऑफ इंडिया भी हुआ करते थे, बट अभी ऑलमोस्ट सभी से ख़त्म होके बस गुजरात एंड राजस्थान के आसपास बचे हैं। तो बस ज़रूर याद रखें कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, दैट इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इसके डेडिकेटेड डेजर्ट नेशनल पार्क आता है, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान के वेस्ट में, जैसलमेर एंड बाड़मेर, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट है लैंडफॉल ऑफ अ साइक्लोन बिपरजॉय, जो आप जानते हो वेस्ट कोस्ट को हिट हुआ था, मतलब रन ऑफ कच्छ के आसपास हिट हुआ था, या गल्फ ऑफ कच्छ बोल सकते हो। तो इसका पूरा डिटेल ही कवरेज मैंने लिया है, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा इन चीज़ों को। आप ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, आपको मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट इजराइल का वेस्ट बैंक प्लेसेस इन द न्यूज़ पूछे जा सकता है। 5 पैलेस्टाइन किल्ड इन इजराइल वेस्ट बैंक रेड। तो यू नो दैट यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस चलते रहते हैं, इसिस के वगैरह एरियाज़ हो गए, या फिर पैलेस्टीनीज एरियाज़ हो गए, गाजा के स्ट्रिप्स हो गए। बट प्लेसेस इन द न्यूज़ ये आज मैं कवर करूँगा। यहाँ पे आपको इसराइल का मैप पता होना चाहिए कि मेडिटेरियन सी से लगता है या नहीं लगता है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। देन एग्जैक्टली वेस्ट बैंक कहाँ पे है, क्या इसको मेडिटेरियन सी लगता है? नो, बट डेड सी यहाँ से कनेक्टेड है। देन आफ्टर दैट गाजा स्ट्रिप कहाँ पे आती है, तो उसको मेडिटेरियन सी लगता है कि यस लगता है। ठीक है, इसराइल को बॉर्डरिंग और कौन सी कंट्री है, जैसे सीरिया होगा, जॉर्डन होगा, फिर यहाँ पे इजिप्ट भी लगता है नीचे से, फिर नीचे से गल्फ ऑफ अकाबा भी लगता है, राइट, या ऊपर से देखोगे तो लेबनन वगैरह लगते हैं। तो सराउंडिंग एरियाज दैट यू शुड नो दैट। ओके, तेल अवीव वगैरह, अगर कुछ पोर्ट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है तो वो आपको पता होने चाहिए, हाँ ये पोर्ट कहाँ पे है, अगर पोर्ट न्यूज़ में है तो ऐसे ही क्वेश्चन देखे गए। ठीक है, सो थोड़ा इसका पॉलिटिकल मैप अच्छा ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट है एफर्ट्स टू पुश फार्मर्स टू कल्टिवेट मिलेट्स। आप जैसे जानते हो कि मिलेट ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, इसलिए मिलेट को एज अ एग्रीकल्चर पार्ट में ज़रूर अच्छे से पढ़ना, जो कि एक ड्रॉट प्रोन एरिया में भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो सकता है, जहाँ पे रेनफॉल कम है वहाँ पे भी अच्छे ग्रो हो सकता है, और जो कि एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हम मान सकते हैं ना, इट इज़ वेरी न्यूट्रिएंट रिच। तो इसलिए न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि विटामिन बी होगा, आयरन होगा, कैल्शियम होगा, डिफरेंट फोटोकेमिकल्स हो। ग्लूटेन फ्री होता है, मतलब जिससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह या फिर जो ओबेसिटी है, तो उसके उनके लिए काफ़ी अच्छा डाइट ये मिलेट्स का माना जाता है। एंड इवन अगर हम देखेंगे तो जहाँ पर रेनफॉल कम है वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी ड्रॉट प्रोन एरियाज है वहाँ पे एग्रीकल्चर कभी कभी व्हीट कल्टीवेशन या शुगर केन कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन वगैरह पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। मतलब ये फार्मर्स को भी एक अच्छा लेस रिस्क क्रॉप स्टैंड कर सकता है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया भी चाहता है कि इनको इस बूस्ट करें मिलेट प्रोडक्शंस को, और जो कि एक इंडिया के न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अचीव करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे, राइट। और जो कि यहाँ पे आप ये बाद में कंपैरिजन देख सकते हो कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बाकी यहाँ पे राइस वगैरह से कंपेयर किए हैं, तो वो काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट इज यूरोप इज़ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट, ऐसा कुछ रिसेंट एक रिपोर्ट आया था। तो जैसे हमें लगता है कि अफ्रीका या एशिया होगा ये ज़्यादा वार्म कर रहे हैं, बट बेसिकली अभी रिसेंट कुछ रिपोर्ट के अनुसार फास्टेस्ट वार्मिंग अगर कोई कॉन्टिनेंट में देखा गया है दैट इज़ यूरोप, जहाँ पे काफ़ी सारे आज के एरियाज़ में आप देखोगे तो मेल्टिंग वगैरह देखा जा रहा है। एंड ये रिपोर्ट जो है तो WMO का है, मतलब काफ़ी ऑथेंटिकेट रिपोर्ट रहेगा। एंड ईयूज़ कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस इनका कुछ एक रिपोर्ट रिसेंटली जारी किया था। तो वार्मेस्ट समर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोर्तुगल, स्पेन, तो यहाँ पे कुछ वार्मेस्ट ईयर्स रिसेंटली रिकॉर्ड किए गए हैं। एंड नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से क्या अभी तक हमने देखा है कि वाटर डिप्लीशन होगा, बट वाटर डिप्लीशन से भी अलग कुछ फैक्ट्स इस बार कुछ रिपोर्ट में देखे गए, जो रिसेंट रिपोर्ट
पब्लिश किया था, जियो फिजिकल रिसर्च लेटर्स हैज शेड द लाइट ऑन द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सटेंशन ऑन द अर्थ रोटेशनल एक्सिस ऑल्सो, मतलब रोटेशन पे भी फर्क पड़ सकता है, ये भी देखा गया। एंड इवन लैंडस्लाइड्स वगैरह बढ़ सकते हैं, है ना। तो यूपीएससी कैन आस्क लाइक दिस कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो जनरली हम बोल सकते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड ओवर द टाइम हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बढ़ सकता है। ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट हम जनरली एनालाइज कर सकते हैं, बट कुछ कुछ पॉइंट ऐसे कि जो काफ़ी मुझे लगता है आपको फोकस करना होगा तभी, या कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी होगी तभी समझ में आएगा। जैसे अर्थ टिल्ट, यहाँ पे की फाइंडिंग ये मिला है कि अर्थ टिल्ट में भी चेंज मिल सकता है, माइन्यूट चेंज है बट मिल सकता है। नियरली 80 सेंटीमीटर ईस्ट को दिखाया गया कि टिल्ट बढ़ चुका है ड्यू टू द पंपिंग ऑफ द वाटर्स and between 93 to 2010 alone, and water circulated across the planet determines how mass is distributed। क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर रहे हैं और उसको अगेन रिवर्स में या ड्रेनेज में ड्रेन आउट करके उसको फाइनली वो तो सी में ही जा रहा है। तो सी लेवल राइज होगा क्या? यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि यहाँ पे सी लेवल राइज होगा। मतलब ये जनरली हम सोचते नहीं कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से सी लेवल कैसे राइज होगा, बट यस इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि हम पंप करेंगे, यूज़ करेंगे और देन अगेन सी में छोड़ देंगे, तो उससे भी सी लेवल राइज भी दिखा गया है, जो कि पॉसिबली हो सकता है 6.24 mm इतना बढ़ सकता है पीरियड्स में। द पंपिंग फ्रॉम द मिड लैटिट्यूड एरियाज सच एज नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हैज द मोस्ट सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस ऑन द अर्थ एक्सिस ड्रिफ्ट, है ना, ये भी देखा गया है। इम्पैक्ट ऑन द पोलर ड्रिफ्ट देखा गया है। ओके, तो वो भी आप यहाँ पे बाद में डेफिनेटली जोग्राफिकल एंगल से इसको देख लेना। तो सी लेवल राइज पॉसिबल है, अर्थ का टिल्ट कुछ चेंज हो चुका है, पोलर ड्रिफ्ट जो है तो वो चेंज हो चुका है, राइट। मतलब स्लाइट चेंजेस आर देयर, बट हाँ ये पॉसिबल इफेक्ट है बिल्कुल। ओके, अपार्ट फ्रॉम ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड दिस अदर थिंग्स। ठीक है, तो इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्थ रोटेशन भी आप थोड़ा जोग्राफिकल एंगल से चेक कर लेना कि कौन से फैक्टर अर्थ के रोटेशन पे इम्पैक्ट करते हैं। तो वैसे मैंने यहाँ पे दिया, नोट्स में भी आपको बाद में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट महादई रिवर। सो ठीक है, एक प्रोजेक्ट किस रिवर पे है इस टाइप में पढ़ो, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है ऐसे न्यूज़ में। और ये रिवर कौन से स्टेट में है? तो महादई रिवर या मांडवी रिवर, इट इज़ इन गोवा। ओके, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ न्यूज़ में था कि कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट एम्स टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम महादई टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ बेलगावी धारवाड़, मतलब जो कर्नाटका के रीजन है वहाँ पे। मतलब एक्चुअली ये गोवा की वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। गोवा में अगर आप देखोगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दो रिवर आती है, जैसे एक दिस मांडवी रिवर जिसको महादेवी भी बोलते हैं, एंड दूसरी एक आती है जुहारी रिवर, जुहारी एंड मांडवी। तो इनका मेन सोर्स वही है गोवा के लिए। बट अगर ये वाटर डाइवर्ट करे तो यहाँ पे थोड़ा सा गोवा स्टेट ने अपोज किया था कि अगर मांडवी रिवर का आप वाटर डाइवर्ट कर रहे हो आपके बेलगांव एक्सेट्रा कर्नाटक के रीजन में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें जो भी वाटर स्कार्सिटी मांडवी रिवर के आसपास के एरियाज है वहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। तो इसको ज़रूर देखना है ना, महादई बेसिन क्या है। ओके, इट इज़ अ महादई इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन द भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेलगाम रीजन, और जो वहाँ से जाके फिर गोवा में जाते हैं और गोवा से अरेबियन सी में जाके मिलती है। रेनफेड रिवर है, मतलब वही है कि जब रेनफॉल होगा तभी थोड़ी एक्टिव होती है, नेविगेटेड होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मांडवी इन गोवा। ओके, और गोवा की ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका 35 के आसपास ही कुछ फ्लो है कर्नाटक में, बाकी तो गोवा में दिख रहा है बिफोर ज्वाइनिंग द अरेबियन सी। तो बस मांडवी अच्छे से देख लो, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और गोवा में। देन नेक्स्ट है NCQG। ये बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जहाँ पे UNFCCC का पूरा 1992 से लेके 2021 ग्लासगो तक ऐसा एक वीडियो है, और दूसरा वीडियो है 2022 का जो शर्म एल शेख का COP27 का मीटिंग हुआ था उसके रिलेटेड है। उसमें मैंने बताया था कि वैसे तो जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, GCF फंड है, आप जानते हो 2009 के आसपास ओरिजिनेट किया गया था, और उसमें काफ़ी सारे फंड $100 बिलियन 2020 ऑनवर्ड्स डालने का वादा किया था डेवलप कंट्रीज़ ने, बट वो फंड्स कुछ आए नहीं थे। तो उसके बाद उन्होंने इस फंड्स को अगेन NCQG कहा, न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल करेंगे, और उसके बाद हम इनको अगेन 2025 ऑनवर्ड्स 2030 ऑनवर्ड्स और भी फंड्स ट्रिलियंस में, क्योंकि अभी तो बिलियंस में नहीं अब ट्रिलियंस में लगेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट्स थी, राइट।
तो उस रिलेटेड है, तो आपको वो थोड़ी स्टोरी कंप्लीट समझनी होगी, एंड इफ़ यू नो दैट देन इस न्यूज़ को आप समझ ही पाओगे। तो ये अभी रिसेंट एक बॉन जर्मनी में मीटिंग हुआ था। सभी जानते हो कि जो COP28 इस बार मीटिंग होने जा रहा है दुबई में, तो उसके रिलेटेड नॉर्मल डिस्कशंस फ्रेमवर्क क्रिएट करना, इसलिए अभी ये नॉर्मल एक मीटिंग बॉन जर्मनी में हुआ था, बट द मेन मीटिंग तो COP28 की वो तो दुबई में होगी। तो क्लाइमेट फाइनेंस एनसीक्यूजी ये किसके रिलेटेड है? ऑब्वियसली क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, मतलब कितना फंड आना चाहिए। जैसे पहले मैंने बताया ना आपको, 2009 में जो कमिट किया था $100 बिलियन पर ईयर देंगे क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, मतलब एडाप्शन मिटिगेशन उसके लिए। तो वो फंड्स को ही अभी न्यूली क्वांटिफाइड करके अब ये जो न्यू फंड्स होंगे तो वो अब थोड़े से बढ़ जाएंगे, और वो कैसे होंगे क्या होंगे उसी के रिलेटेड ये फाइनेंस आर्किटेक्चर क्रिएट किया जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली मेड डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग नेशंस, है ना। तो ये सारा यहाँ पे चल रहा है, तो देख लेना एनसीक्यूजी क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट गोल अभी के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये आने वाले दुबई के मीटिंग में देखा जाएगा कि कितने फंड्स ये सच में देने वाले हैं, कब देने वाले हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज द पुअर लिविंग कंडीशन हैव एक्सबरेटेड द इफेक्ट ऑफ हीट वेव। अब जैसे कि हीट वेव न्यूज़ में तो आपको टेक्निकल डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और इस साल हमने देखा यूरोप से लेकर सभी जगह पे हीट वेव्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हीट वेव की क्या एज पर द एमडी क्या डेफिनेशन है, मेंस में आ सकता है तो थोड़ा वो देख लेना, और प्रीलिम्स में भी पॉसिबल है। तो देख लो कि अगर नॉर्मल प्लेन एरियाज हो गए वहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर कंजिक्यूटिव 2 दिन के लिए जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हीट वेव। बट वही अगर माउंटेन्स हिली सेक्शन में 40 तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर कम होता है, तो 30 से ज़्यादा अगर जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे? हीट वेव्स। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार की, जैसे अगर बेस्ड ऑन डिपार्चर ऑफ नॉर्मल हीट वेव तो 4.5 टू 6.4 का भी अगर वेरिएशन देखे तो भी बोल सकते हैं। 6.4 से ज़्यादा दिख रहा है तो सीवियर हीट वेव कहेंगे। या ओवरऑल किसी रीजन में 45 डिग्री से ही ज़्यादा टेम्परेचर अगर आपको देखने को मिलता है कंजिक्यूटिव 2 डेज के लिए, तो भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड एक्चुअल सीवियर हीट वेव किसको कहेंगे? 47 से अगर ज़्यादा निकल जाए तो उसको सीवियर हीट वेव इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लोकेशन हम उसको डिक्लेयर करेंगे। तो प्लेन के लिए समझ लेना 40 डिग्री, हिल्स के लिए 30 डिग्री कंजिक्यूटिव 2 डेज के लिए, उससे ज़्यादा। एंड कोस्टल एरिया में थोड़ा अलग डेफिनेशन है, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हो कि मॉडरेट टेम्परेचर्स होते हैं, तो 37 से ज़्यादा अगर होगा तो कंजिक्यूटिव 2 डेज के लिए कोस्टल एरियाज़ में, और 4.5 का भी यहाँ पे और मोर का नॉर्मल के एवरेज के ज़्यादा वेरिएशन दिख रहा है, तो हम इसको हीट वेव कोस्टल एरिया में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो 37 का लाइन आप याद रखें। और इससे यस क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, अर्बनाइजेशन, है ना, ये सारे रीज़न है। एल नीनो इफेक्ट इस बार दिखा गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं यस हीट वेव्स बढ़ाने में कारण है, और इससे काफ़ी लोगों की डेथ भी देखी गई है। देन ओवरऑल मरीन इकोसिस्टम डैमेज कर रही है, डिफरेंट पॉन्ड इकोसिस्टम जो होती है, वेटलैंड्स होते हैं, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। एंड ओवरऑल ग्लोबल जो फॉरेस्ट फायर है, बुश फायर, ये भी देखे जा रहे हैं। ओशन या सी लेवल राइज देखा जा रहा है। देन साइक्लोन्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। देन आफ्टर दैट आर्टिक एंड अंटार्कटिक का मेल्टिंग भी बढ़ते जा रहा है। ये सारा हम देख रहे हैं, और फिर हम पे खुद पे जो अलग इम्पैक्ट होते हैं वो तो अलग से, ठीक है। इसमें कुछ गाइडलाइंस है, वो भी आप देख सकते हो WHO के द्वारा जो दिए हैं। नेक्स्ट है फिश किल फिनोमेना, कुछ यूएस के टेक्सास में दिखा गया। तो बस नॉर्मली इसको देख लो कि टेक्सास वगैरह कहाँ आता है, मुझे लगता है उतना दिखा तो भी ठीक है। एंड इसको फिश डाई ऑफ भी कहा जाता है। तो इसमें लो लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन देखा गया था, मतलब बीओडी जिसको हम कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो ज़्यादा है, बट ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे डिटोरिएट हो चुका है। यूट्रोफिक कंडीशन जिसको हम कहते हैं ना, वो अगर कंडीशन होगी तो फिर सफोकेशन होगा एंड फिश की डेथ हो सकती है। तो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन आप कहीं ना कहीं ले सकते हो। जिसमें क्यों होता है ऐसा? क्योंकि काम हो गया, सी बहुत न्यूट्रिएंट यहाँ पे फ्लक्चुएट नहीं कर पा रहे, या ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ गया है सी एंड वाटर बॉडी का, ओशन का, एक्सेट्रा। तो वो भी एक वन ऑफ द इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी बहुत दिनों से आपने देखा होगा टाइटैनिक सबमर्सिबल एक्सपीडिशन जो चल रहा था, उसमें काफ़ी लोगों की, कुछ 5 लोगों की डेथ हो गई थी, राइट। और काफ़ी बिलियनियर्स वगैरह थे, तो इनकी भी डेथ मतलब हो चुकी है। तो एक्सपीडिशन के लिए गए थे काइंड ऑफ, जैसे टाइटैनिक का जो भी अंडर वाटर जो अवशेष है तो वो देखने के लिए कुछ गए थे। सबमर्सिबल जो आप जानते हो, ओशन गेट नाम से कुछ कंपनी का ये एक्सपीडिशन ऐसे प्रोग्राम्स आता है। तो वहाँ पे ड्यू टू द लॉट ऑफ प्रेशर
क्योंकि इतने डेप्थ में अगर आप जाओगे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो वहाँ पे डेप्थ, इतने डेप्थ में जो वाटर का प्रेशर होता है वो बहुत गुना ज़्यादा होता है, और इस वजह से दिखा गया कि फिर इसमें ब्लास्ट हो गया होगा, राइट, और उससे इनकी डेथ हुई। तो बाकी और भी डेटाज आने, तो मुझे लगता है कि ओशन गेट जो भी है उनके बारे में एक पढ़ो। सबमर्सिबल मतलब क्या होता है? दिस आर द वेसल्स डिजाइन फॉर अंडर वाटर ट्रैवल, ऑफन यूज फॉर रिसर्च, एक्सप्लोरेशन एंड टूरिज्म पर्पस। दिस इज वाइट ट्यूब 6.7 मीटर लॉन्ग वगैरह ऐसे कुछ है, नॉर्मल देख लो इसको। एंड इस 5.5 किलोमीटर एन आर ऐसे कुछ इसका ट्रैवलिंग स्पीड वगैरह देखा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट फिर यहाँ पे इसके जो मटेरियल था वो किससे बना था वो थोड़ा देख लेना। द टाइटन सबमर्सिबल वॉज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टिटानियम एंड फिलामेंट बाउंड कार्बन फाइबर, है ना। तो और वही देखा गया कि वो टिक नहीं पाया वहाँ पे और उस वजह से ब्लास्ट हुई। और इवन जो स्टीवन स्पिलबर्ग वगैरह थे, तो या उन्होंने भी यहाँ पे वार्न किया था कि ये पूरा टेस्टिंग होना चाहिए था इसका, जो कि टेस्टिंग नहीं हुआ था और इस वजह से देखा गया, तो ये सारे डेथ वगैरह देखे गए हैं। वट एवर इट मे बी, बट देख लेना ये सबमर्सिबल्स क्या होता है ना। इंडिया के भी समुद्रयान नाम से कुछ ऐसे सबमर्सिबल्स है, वो भी थोड़ा इंटरलिंक करने की कोशिश कर लो इसमें। डीप सी माइनिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो ज़रूर देख लेना, समुद्रयान मिशन वगैरह कुछ है हमारे। नेक्स्ट है टोबैको कल्टीवेशन। तो कोई अगर क्रॉप अगर न्यूज़ में आता है तो ऑब्वियसली यूपीएससी उस क्रॉप के कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल कंडीशन के बारे में क्वेश्चन पूछता है, या इंडिया में कहाँ लिया जाता है। इस बार हमने देखा अरेबियल एरिया चाइना में ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा है। लास्ट टाइम भी राइस के बारे में कुछ पूछा गया था। तो टोबैको में, टोबैको कल्टीवेशन है क्या इंडिया में, ये नेटिव है क्या इंडिया का क्रॉप ना, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे। तो प्राइमरी सेंटर इसका या ओरिजिन अगर देखोगे तो ये तो इंडिया में बिलोंग नहीं करते थे, ये तो ओरिजिनली फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड पेरू वगैरह के रीजन्स के आसपास से इनका ओरिजिन है, नेटिव है वहाँ के। हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था पोर्तुगीज़ों ने 17वीं सेंचुरी में। और आज की डेट में अगर देखा जाए, प्रोडक्टिविटी गुजरात में काफ़ी ज़्यादा है, सबसे टॉप में है। बट प्रोडक्शन वाइज अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, देन सेकंड गुजरात, थर्ड कर्नाटका, फोर्थ यूपी एंड फिफ्थ बिहार वगैरह कुछ स्टेट्स आते हैं। मतलब मेजर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, यूपी, बिहार। जैसे आप जानते हो कि वर्जीनिया ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, जहाँ पे गोदावरी बे ऑफ बंगाल को जाके मिलती है, उसी के आसपास कुछ एक राजमुंदरी, राजमहेंद्री भी कहता है, राजमहेंद्री, है ना। तो उसको कहा जाता है वर्जीनिया ऑफ इंडिया। वर्जीनिया जो कि यूएस में काफ़ी फेमस है टोबैको कल्टीवेशन की, तो उस रीजन में। तो देख लेना एक बार, स्टेट्स आपको पता होने चाहिए। देन आफ्टर दैट ऐसा भी आ सकता है कि हिली रीजन में लिया जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसको वार्म क्लाइमेट चाहिए, 20 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एंड रेनफॉल भी एक गुड रेनफॉल, नॉट एक्सीडिंग लाइक 1200 mm से ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बट मॉडरेट काइंड ऑफ रेनफॉल, बट वार्म क्लाइमेट, ट्रॉपिकल रीजन चाहिए उसको। वाटर लॉगिंग चलेगा क्या? नो। ज़्यादा पानी भी ज़रूरत है क्या? नो। वाटर लॉगिंग से ये सेंसिटिव होता है। ओके, दैट इज द थिंग। देन आफ्टर दैट, जल जीवन मिशन, पाइप्ड पोर्टेबल वाटर अक्रॉस इंडिया विल अबर्ट अराउंड 4 लाख डायरिया डेथ्स, फाइंड WHO। मतलब एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आप देख सकते हो। वैसे ये पुरानी स्कीम है, 2019 में लॉन्च हुई थी। इसमें हमारा मेन टारगेट है कि 55 लीटर पर पर्सन पर डे अवेलेबल करके देना है, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। मतलब पाइपलाइन तो प्रोवाइड कर दी, बट उसमें पानी नहीं आया तो कुछ मतलब नहीं है, राइट। सिर्फ पाइप ही लगा दी ऊपर से करप्शन के लिए, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं, फंक्शनल चाहिए, है ना। सिर्फ नल लगा के नहीं चलेगा, हर घर नल से जल, बट एक्टिव वाला जल चाहिए, राइट। तो वो भी याद रखें। तो ये 2024 तक हमने टारगेट किया था। वैसे तो पहले 2022 था, बट इसको बाद में अचीव नहीं हुआ, इसलिए 24 तक किया गया था। जो रूरल एरिया के लिए ये हम 2024 तक अचीव करेंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ जन आंदोलन वाटर, है ना। ये भी आप थोड़ा कनेक्ट करो। अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिससे हम सभी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा प्राइम मोटिव है। वुमेन डिग्निटी होगी, या वुमेन एंड चाइल्ड के रिगार्डिंग भी हम कुछ इंटर कनेक्ट कर सकते हैं पॉइंट्स को, कि जैसे आप सभी जानते हो कि बहुत ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता है रूरल एरियाज़ में वुमेन्स को पानी कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो वो उनका जो यहाँ पे एक प्रकार से जो डिटोरिएशन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, राइट। तो वो भी एक हम टारगेट करें। और इस बजट में तो हमने, मतलब लास्ट बजट में, सॉरी, कि अर्बन ऐसा भी मिशन लॉन्च किया है, मतलब जल जीवन मिशन अर्बन, है ना। तो जिसमें उसमें भी हम टारगेट करें कि जल्द से जल्द हम अर्बन एरियाज में भी टैप वाटर सभी को प्रोवाइड करेंगे, एंड वो भी फंक्शनल होना चाहिए। ओके, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2020। देन आफ्टर दैट,
नेक्स्ट इज द क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, मतलब क्या होता है इसका, तो ये मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट मतलब जो क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है वो तो हम एग्जैक्टली इमीडिएटली रिवर्स कर सकते हैं क्या? एकदम से रिवर्स होगा 2-3 साल में? नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज होने में भी टाइम लगता है और रिवर्स होने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए तब तक क्या एग्रीकल्चर ना करें, तब तक कुछ हम एक्टिविटीज़ ना करें तो करनी पड़ेगी। और एग्रीकल्चर में अगर हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज या डॉट एरियाज़ में और डॉट बढ़ते जा रहे हैं तो हमें क्रॉप थोड़े बदलने होंगे, है ना, कि जैसे क्रॉप लेने होंगे कि जो क्लाइमेट को रेजिलियंट या क्लाइमेट चेंज से लड़ने की क्षमता उनकी अच्छी है, ऐसे ले सकते हैं। और ऐसा कुछ जालना में जो महाराष्ट्र में आता है वहाँ पे कुछ इस ऐसे कुछ ट्रायल्स वगैरह किए गए हैं क्लाइमेट रेजिलियंस फार्मिंग के। तो क्लाइमेट रेजिलियंस ये बिल्कुल देख लेना ये वर्ड। और बाकी इरिगेशन वगैरह होगा या पानी को हम कैसे प्रॉपरली यूज़ करें, ग्रीन हाउस गैस कैसे कम से कम इमिट होगा एग्रीकल्चर से भी वो चेक करें, स्टबल बर्निंग ना करें, देन ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करें, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र कैसे कम से कम यूज़ कर सकता है वो, एंड वाटर का भी वाइज यूज़ या सस्टेनेबल यूज़, है ना, वो भी यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो। ग्रीन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ओके। देन नेक्स्ट इज द मेयॉन वोल्केनो कुछ न्यूज़ में था जो कि फिलीपींस में आता है। एंड लगभग 18,000 लोगों को यहाँ से मतलब इवैक्यूएट किया गया, इमरजेंसी शेल्टर्स दिए गए क्योंकि ये रिसेंटली इरप्ट होने जा रहा था। तो कहाँ पे आता है ये? फिलीपींस सबको पता है रिंग ऑफ फायर के एरियाज में आता है। फिलीपींस के 3 ग्रुप आते हैं, लुजॉन, विसायास एंड मिंडानाओ, ओके। और यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी ने मिंडानाओ पर भी पूछा था कि लुजॉन आइलैंड ग्रुप है, विसायास नाम से एक आइलैंड ग्रुप है, ओके। एंड ये ऊपर का लुजॉन है एंड नीचे मिंडानाओ नाम से आता है। तो यहाँ पे मेयॉन नाम से वोल्केनो जो है तो बीच वाला जो सेक्शन है वहाँ पे आपको दिखेगा कुछ काइंड ऑफ विसायस के आसपास, या लुजॉन के साउथ में बोला तो भी चलेगा, सॉरी फॉर दिस, लुजॉन के थोड़ा साउथ के रीजन्स में हम ले सकते हैं। तो और कुछ है कि यहाँ पे वोल्केनिज्म्स या कुछ और है? तो यस बिल्कुल, यूपीएससी ने पूछा था कि यहाँ पे जो आता है ताल वोल्केनो, ओके। फिर यहाँ पे अभी हमने देखा लुजॉन में मेयॉन नाम से एक आता है, राइट। और यहाँ पे एक पिनाटुबो नाम से आता है, ऊपर की तरफ जाओगे तो पिनाटुबो, ओके। देन ताल साउथ की तरफ ही आएगा, उसको देख लेना बाद में। एंड मेयॉन एक यहाँ पे आता है, एंड कैनलॉन नाम से भी एक आता है। तो ऐसे वोल्केनोस थोड़े जो न्यूज़ में है वो पता होने चाहिए आपको, ठीक है। पिनाटुबो, ताल, मेयॉन एंड कैनलॉन, सो दिस इज बिलोंग्स टू फिलीपींस, है ना, फिलीपींस में आता है, बस इतना याद रखें। नेक्स्ट, तो साउथर्न मोस्ट ऑफ लुजॉन के आसपास है एंड ये वर्ल्ड्स मोस्ट परफेक्ट वोल्केनिक कोन, मतलब जो कोन प्रॉपर कोन जो बनता है ऐसा वोल्केनिक कोन इसको कहा जाता है, मतलब प्रॉपर एक सिमेट्रिक शेप है उसका। नेक्स्ट इस ये रिंग ऑफ फायर में आता है क्या? बिल्कुल, वर्ल्ड के लगभग 75% ऑफ वोल्केनो एंड अबाउट 90% ऑफ अर्थक्वेक जो आते हैं तो वो इसी रिंग ऑफ फायर मतलब आप सभी जानते हो कि पूरा जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो सरकम पैसिफिक जोन उसमें आ जाएगा, ठीक है। जो आप यहाँ देख सकते हैं न्यूजीलैंड होगा, ओशनिया कंट्रीज, इंडोनेशिया एंड दिस फिलीपींस वगैरह पार्ट हो गए, देन जापान के वगैरह पार्ट्स हो गए, राइट। देन क्यूरिल ट्रेंच वगैरह हो गए, कामचटका पेनिनसुला, एल्यूशियन ट्रेंच होगा अलास्का का, देन वेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, देन सेंट्रल अमेरिका का पार्ट, देन एंडीज वगैरह जो पार्ट है साउथ अमेरिका का वेस्ट पार्ट। तो यहाँ पे कुछ आपको रिंग ऑफ फायर ये पूरी मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया विल नॉट बी देयर, ओके। देन स्वालबार्ड मिशन कुछ न्यूज़ में था, तो ये स्वालबार्ड आप जानते हो, इसरो नॉर्वेजियन एम्बेसडर हैज़ पेड अ विजिट टू द इसरो चेयरमैन, और स्वालबार्ड मिशन कुछ न्यूज़ में था, तो ये काफ़ी पुराना है, आप सभी जानते हो। यहाँ पे नॉर्वे के नॉर्थ में अगर आप चले जाओगे तो यहाँ पे कुछ स्वालबार्ड नाम से एक आइलैंड उनका आता है। तो यहाँ देख सकते हैं स्वालबार्ड, जहाँ पे ग्लोबल स्टेट वर्ल्ड भी आती है, और ये नॉर्वे के एकदम नॉर्थ की तरफ है, नॉर्वेजियन सी में आता है। और यहाँ पे हमारा आर्टिक रिसर्च सेंटर भी है जिसका क्या नाम है, हिमाद्री, इंडिया का आर्टिक रिसर्च सेंटर यहाँ पे, जो कि आर्टिक एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, तो वो ज़रूर देख लेना आप एक बार। तो ये आता है स्वालबार्ड में, हिमाद्री एक ही हमारा आर्टिक रिसर्च सेंटर इंडिया का, और वो भी है स्वालबार्ड में, ओके, हिमाद्री नाम से। अंटार्कटिक में कौन सा है, हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फ्रेजर आइलैंड नाम से कुछ न्यूज़ था, प्लेसेस इन द न्यूज़ अगेन। ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड चेंज द नेम ऑफ दिस फ्रेजर आइलैंड टू इट्स ट्रेडिशनल नेम कि गारी, प्रोनाउंस ग्वारी, है ना, गारी नाम से ऐसे कुछ प्रोनाउंस किया जाता है, जो कि वहाँ के कुछ ट्रेडिशनल क्या कहते हैं हम, जो इंडिजिनियस कल्चर है वहाँ का, तो वो एक दिखेगा आपको। एंड
ये लार्जेस्ट सैंड आइलैंड भी माना जाता है इस रीजन को। तो मुझे लगता है कि ये किगारी मीन्स अ पैराडाइज, ट्रेडिशनल नेम किगारी मीन्स अ पैराडाइज इन नेटिव टंग इट इज़ बुचेला पीपल हु इनहेबिटेड आइलैंड फॉर द 1000 ईयर्स ना। तो ये बुचेला पीपल भी आप थोड़ा देख लो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में ये क्वींसलैंड के कुछ आसपास ये फ्रेजर आइलैंड्स आते हैं, आप देख सकते हो। जो रिंग अपना ग्रेट बैरियर रीफ है उसके साउथ में देखो आप, है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा ये ग्रेट बैरियर रीफ, मतलब नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो आपको कोरल सी मिलता है, या ग्रेट बैरियर रीफ के साउथ में फ्रेजर आइलैंड, वर्ल्ड हेरिटेज एरिया ऑल्सो। ओके, तो वहाँ पे कुछ नाम रिसेंटली बदला गया, तो प्लेसेस इन द न्यूज़ में याद रखना है इसको। फ्रेजर आइलैंड, ओके, ऑस्ट्रेलिया, जिसका नाम बदला अभी गारी नाम से कुछ किया गया है। नेक्स्ट है सी स्लैटर स्पीसीज इन द न्यूज़ में थे, एंड लाइट पोल्यूशन का इन पे इम्पैक्ट होता है इनके नेचुरल मतलब ओवरऑल इनके हैबिटेशन पे, ऐसा दिखा गया है। ये वुड लाउज मतलब ये डीकम्पोजर है। सी स्लैटर देखो ये पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो लाइट पोल्यूशन मतलब क्या होता है कि हमने देखा है माइग्रेशन जो होते हैं स्पीसीज़ के, बर्ड स्पीसीज़ के, वो भी इस लाइट पोल्यूशन से अफेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि नॉर्मल लाइट ऐसा होगा तो ठीक है, बट जो लाइट हम देखते हैं ना, पूरा आसमान में भी हम देखते हैं कि पूरा, अगर कभी फ्लाइट में बैठे हो तो आपने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा लाइट्स वगैरह दिखते हैं, जिससे जो स्टार्स वगैरह उनको फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, राइट, बिकॉज डिफरेंट एवियन स्पीसीज स्टार्स को वगैरह ही फॉलो करते हैं, तो वो लाइट पोल्यूशन में कर नहीं पाते प्रॉपरली, तो इससे इन स्पीसीज पे इम्पैक्ट हो सकता है। और ये जो सी स्लैटर है, अगर वो कम हो जाए तो कुछ इम्पैक्ट होगा डेफिनेटली, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ अ डीकम्पोजर, राइट। एंड ये वुड लाउस कहा जाता है जिनको, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सी स्लैटर, सी रोच ऑल्सो। और ये सेमी टेरेस्ट्रियल लिव इन यूरोप एंड इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ पे मिलते हैं। एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कैवेंजर है, नेचुरल रिसाइकलर है ना। डेड प्लांट्स, फंगल मैटर से उनको इज एक्टिंग एज ए इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसाइकलर। ओके, तो इसलिए डीकम्पोजर निकल जाए तो आप समझ ही रहे हो कि क्या ही इम्पैक्ट होगा। ओके, देन E20 मिशन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो यूनियन मिनिस्ट्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हाईलाइट्स दैट E20 जो हमने पहले से ही लॉन्च किया है मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्स टू अचीव द 5 मिलियन मेट्रिक टन, 5 MMT हमें अचीव करना है, एंड बाय 2030। ओके, ये तो हमें करना ही है, बट E20 इथेनॉल 20 हमें अचीव करना है बाय 2025। ओके, मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग, पेट्रोल एंड डीजल में हम इथेनॉल 20% तक ब्लेंड करेंगे, जो कि अभी 10% हमारा अचीव हो चुका है, बट 20% तक हम ब्लेंड करेंगे बाय 2025। ओके, क्यों करेंगे ये ब्लेंड? क्योंकि ये काइंड ऑफ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी होगा, एंड दूसरा इसमें और एक बेनिफिट क्या है कि इसमें हम इंपोर्ट भी आराम से 20% का डायरेक्टली इंपोर्ट ही कम कर रहे हैं, क्योंकि हम ब्लेंड कर रहे हैं जो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, इथेनॉल को। सो इसलिए ये E20 वाला प्रोग्राम ज़रूर याद रखें। एंड दिस E20 वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर इन Feb 2023 इन बेंगलुरु। तो E20 फ्यूल ऐसे कुछ प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एंड अभी तक कितना अचीव हुआ है हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग? सो दैट इज़ द यस, बाय 2022 अगर हम देखेंगे तो 10% के आसपास हमने कुछ अचीव किया था, मतलब जो कि 2013-14 में, मतलब 10 साल में हमने लगभग 1.5% से 10.5% तक, अराउंड 10% तक अचीवमेंट किया, लगभग 10 सालों में। तो अभी हम आने वाले 3 सालों में इसको 20% तक अचीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंडिया को एफर्ट्स लेने होंगे, वो भी देखना होगा। And even during G20 presidency, the government has also proposed to launch global biofuel alliance. Countries like Brazil promote biofuels internationally. ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तो एक थोड़ा मेरी तरफ से एक सबको सजेशन है, इथेनॉल नेशनल बायोफ्यूल मिशन इंडिया का देख लेना, जो 2018 का आता है, और जिसमें 1G क्या है, 2G क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग, मतलब इथेनॉल जो बनाने के प्रकार है 1G, 2G एंड 3G। 1G मतलब डायरेक्टली फूड क्रॉप्स वगैरह हम यूज़ करेंगे, क्रॉप्स को डायरेक्टली यूज़ किया जाएगा। एंड यहाँ पे 2G में वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह या अदर वेस्ट, एंड 3G में एल्गे बेस्ट वगैरह होता है, राइट। तो इंडिया अभी 2G मोड में रहेगा, जो कि हम वेस्ट वगैरह को यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट एक्सेट्रा। और अगर एक्सेस प्रोडक्शन हो जाए तो हम फिर तो हम शुगर केन वगैरह को भी अलाउ कर सकते हैं, अगर एक्सेस प्रोडक्शन होगा तो ओनली। तो ज़रूर देख लेना, E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर इंडिया। ओके, सो आज के लिए मुझे लगता है यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे अबाउट विंड एनर्जी ऑफ इंडिया, जो कि
रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था कि उसमें राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु ये टॉप अचीवर्स रहे हैं। जो एक रिसेंटली एक दिल्ली में इवेंट हुआ था उसमें बताया गया था, जिसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया का ऑनशोर विंड पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इज नाउ एस्टिमेटेड टू 1000, ये हुआ एट 150 मीटर्स अबव द ग्राउंड लेवल। ओके, मतलब ये आउटकम्स वगैरह मतलब टारगेट किए उन्होंने। एंड राजस्थान वॉज फेलिसिटेड टू अचीविंग द हाइएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हुई है, गुजरात फॉर अचीविंग द हाइएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन थ्रू द ओपन एक्सेस, एंड तमिलनाडु को इनिशिएटिव फॉर री पावरिंग द विंड टर्बाइंस ऑल्सो। तो राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु इज डूइंग वेल इन दिस पर्टिकुलर अचीवमेंट्स। ओके, अभी के लिए हमारी कितनी है, तो 4 गीगावाट हमें देखने को मिलेगी। इंडिया करंटली हैज़ ओनली 4 गीगावाट, बट वो हम लगभग इंडिया हैज़ पोटेंशियल अबाउट 60 गीगावाट बोला गया है। एंड वो हम अभी धीरे धीरे बूस्ट करेंगे, और ये करना ही होगा क्योंकि इंडिया का 500 गीगावाट का टारगेट है, जो कि 2030 तक हमें अचीव करना है, पंचामृत में जो हमने मेंशन किया था यूएनएफ ट्रिपल सी की मीटिंग्स में। सो दैट्स वाई हमें इसमें भी और इंक्रीज करने ही हो गया। अभी के डेट में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विंड एनर्जी का इंडिया में। उसके बाद फिर गुजरात, राजस्थान, ये भी स्टेट्स कुछ आते हैं। एंड इंडिया ओवरऑल 4th रैंक है पूरे वर्ल्ड में रिलेटेड टू विंड एनर्जी, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसको याद रखें, ज़्यादा नहीं है, मतलब 4 गीगावाट मतलब बहुत ही कम है इंडिया का। तो धीरे धीरे ये ऑब्वियसली इंडिया बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और बाकी पोटेंशियल तो यहाँ पे बहुत बताया गया है, बट ठीक है जो भी है। तो 60 गीगावाट तक का पोटेंशियल हम थोड़ा मार्क कर सकते हैं अगर कहीं लिखना होगा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, तो वो हो गए डायरेक्ट सीडिंग मेथड क्या होता है। फिर आफ्टर दैट मेकेडेटू प्रोजेक्ट कुछ न्यूज़ में था, वो चेक करेंगे। रिसेंटली हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में एक कुछ डेटा आया था कि जिसमें वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बताया गया है। तो इसलिए जब क्रिटिकली एंडेंजर्ड कोई स्पीसीज होती है तो यू नो दैट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। देन सेनकाको आइलैंड कुछ हम देखेंगे। देन कोसोवो, सर्बिया कुछ न्यूज़ में था। तो ये सारी न्यूज़ करेंगे, तो थोड़ा स्टे ट्यून रहो, अपडेटेड रहो। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम कवर करें। तो आज के लिए यही पार्ट था। बाकी जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है, दे कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव, सो दैट यू विल गेट अराउंड 50% ऑफ एंड इवन द सम ऑफ द एक्सटेंशंस। ओके, बाकी फॉलो करके रखना, और टेलीग्राम पे हमारे नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।